हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2021 का कंप्लीट फॉरेस्ट्री के लिए कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। तो आइए हम इस कोर्स को देखते हैं। तो इस कोर्स में हम पहला यूनिट यानी कि वन एवं वानिकी फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो जो है इंग्लिश में है। यदि आप डिमांड करेंगे प्लीज आप कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको लाऊंगी जिसमें बाइलिंगुअल मैं दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो आइए हम देखते हैं कि डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी के बारे में। दोस्तों, सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट की है आपके सक्सेस के लिए। यदि आप सिलेबस को थोरोली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो आप सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखिए और उसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको फॉलो करनी है कि उसमें क्या लिखा है, किस लेवल के बारे में लिखी है। जैसे कि आप आगे देखेंगे मेंस में हर सिलेबस में आपको पूरा गाइडेंस दिया गया है कि किसी भी टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट जो है जो फॉरेस्ट है लैटिन वर्ड उससे बना है जिसका मतलब होता है आउटसाइड विलेज और बाउंड्री। यानी कि दोस्तों पहले जो फॉरेस्ट वर्ड था ये बेसिकली यूरोप से आया था, लैटिन एरिया से, जिसमें ये देखा गया था कि जो भी किसी का विलेज होता था, गांव होता था, उसके बाहर जो भी एरिया होता था उसको हम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही उससे बन गया था कि जो भी चीज आपके गांव या आपके एरिया के बाहर होगी, जो कॉमनली ट्रीज से बनी होती है, तो उसे फॉरेस्ट बना दिया गया और उसे ही फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन बना दी गई। तो डेफिनेशन ये है कि एन अनकल्टिवेटेड लैंड ऑक्यूपाइड बाय नेचुरल वेजिटेशन विद क्लोज्ड और पार्शियली क्लोज्ड कैनोपी विच प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों इसमें यही है कि कैनोपी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। कैनोपी ये है कि जब भी आप फॉरेस्ट को एक एज अ पैच की तरफ देखते हैं जिसमें हम जोग्राफिकली ऊपर से देखते हैं, तो नीचे हमें सिर्फ जो ट्रीज हैं उनका ऊपर का भाग दिखाई देता है जिसे क्राउन कहते हैं। तो इस क्राउन को जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये कंप्लीटली क्लोज दिखाई देता है। या जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनमें थोड़ा बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो इसकी ऐसी ही डेफिनेशन बनती है कि कैनोपी यदि क्लोज्ड है या पार्शियली क्लोज्ड है तो उसे हम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। और फॉरेस्ट्री क्या होगी? फॉरेस्ट्री द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल constitutes the creation, conservation and scientific management of forest and utilization of their resources। यानी कि फॉरेस्ट का क्रिएशन, उसे कंजर्व करना, उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना और उसके जो रिसोर्सेज हमें मिलने वाले हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, इस कंप्लीट स्टडी को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों इस डेफिनेशन को बनाने के लिए हम सिर्फ उसके कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, क्योंकि ये पेपर न्यूमेरिकल आने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने वाला है। तो जिसमें हमें कुछ कीवर्ड्स को पकड़कर हमें डेफिनेशन का पता लगाना है कि वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है या फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन में कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स, प्रोटेक्शन, मेजरमेंट, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और फाइनेंसिंग, इस तरह के शब्दों से और इनकी स्टडी के बारे में लिखा जाए तो आप बेझिझक फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है ऐसा लगा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। दोस्तों फॉरेस्ट तो एक जनरल टर्म है जिसे हम जंगल, वन ये सब बोल देते हैं, लेकिन इसे प्रॉपरली क्लासिफाई करना पड़ता है ताकि हम उसे एक बेहतर स्टडी कर सकें और वर्ल्ड लेवल पे उसे हम किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम हर बार आपसे हर देश से फॉरेस्ट का डेटा मंगाता है, उसके बारे में स्टडी करता है। तो हमें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी फॉरेस्ट को देखना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, तो फिर आज हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हम फॉरेस्ट को डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। फॉरेस्ट का पहला क्लासिफिकेशन होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक्स में मिलता हो। ट्रॉपिक्स एरिया क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है, इसके अराउंड यानी कि इसके आसपास का जो एरिया कहलाता है ये ट्रॉपिक्स कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया। तो इनमें जनरली ये जैसे ये चित्र है, ये है अमेज़न बेसिन का, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक क्लोज्ड कैनोपी, अब कैनोपी मैंने अभी आपको बताया कि एक पैच ऑफ लैंड लेंगे जब हम और इसको ऊपर से देखेंगे, यानी कि हम सैटेलाइट या मून में खड़े होकर देखेंगे तो हमें
ट्री का सिर्फ एक क्राउन दिखाई देगा, जो कि हरा हरा ग्रीनरी वाला एरिया होगा, हमें जमीन नहीं दिखाई देगी। तो ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, और ग्रीनरी यानी कि फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। मेगा डाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट हमें मिलते हैं वर्ल्ड के, वो सबसे ज्यादा इन्हीं एरिया में मिलते हैं। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर तरह के एनाकोंडा, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें अमेज़न बेसिन में ही है, और उसका हमने सिर्फ 20% ही जान पाया है। अभी बहुत सारा एरिया जानना बाकी है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में किस तरह का एरिया है। तो ये हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वही हो गया सब ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि ये है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैनोपी है ट्रीज की, वो काफी पार्शियली ओपन है, यानी कि यहाँ से धूप को आने का रास्ता है जमीन तक। और वही जो पेड़ है यानी कि ट्री है, ये एक दूसरे से काफी दूर है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो इस तरह का एरिया जो भी होता है वो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होगा? ये हमारी इक्वेटर थी, तो इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ एरिया में जहां से ट्रॉपिकल लैंड खत्म होगा, वहां से सब ट्रॉपिकल एरिया खत्म शुरू हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? जब तक टेम्परेट एरिया नहीं आ सकता। तो जो टेम्परेट माउंटेन टेम्परेट एरिया वो होगा जो अर्थ के 66 डिग्री के आसपास, जो हम अर्थ को जब हम डिवाइड करते हैं उसकी टिल्टिंग पोजीशन के हिसाब से, तो 66.5 डिग्री एरिया के आसपास का जो एरिया होगा वो टेम्परेट एरिया होगा। और माउंटेन वर्ड का समझ लीजिए, आप माउंटेन से अंदाजा लगा लीजिए। जैसे कि ये जो माउंटेन है, इसमें इसमें जो वनस्पति यानी कि जो पेड़ होंगे वो अलग तरह के होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस है वो बहुत ही हार्श होती चली जाती है। जैसे कि बहुत ज्यादा तेज हवा पड़ती है, सीधी धूप पड़ती है, कभी कभी यहाँ पर ग्रो करने के लिए उतनी कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो पेड़ हो गया, वनस्पतियां उगती हैं, वो बहुत ही मतलब रेयर होती चली जाती है। और टॉप, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के टॉप में आप जाएंगे तो एक टुंड्रा टाइप का एरिया मिलेगा, जहाँ पे जो बिल्कुल बैरन होगा, वहां पे कोई भी वनस्पति नहीं उगी होगी। तो वैसे ही अब इसके बाद हम सब अल्पाइन देखते हैं। ये जो सब अल्पाइन एरिया है, इसमें जो वनस्पति होगी वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड होगी। यहाँ पे भी एक तरह से हार्श कंडीशन रहती है, धूप प्रॉपर आती है नहीं तो नहीं आती है, ठंड बहुत ज्यादा रहती है या बहुत कम रहती है। इस तरह से चीजें बनती हैं यहाँ पे। तो सब अल्पाइन एरिया ये होता है। और अल्पाइन एरिया ये एक टुंड्रा टाइप का एरिया होता है, जिसको हम पोल्स पर देख सकते हैं अर्थ के, यानी कि ये हमारी अर्थ है। तो इसके पोल्स पर जब हम जाते हैं, जैसे रशिया और साइबेरिया का एरिया होता है, उसमें हमें टुंड्रा देखने को मिलता है। यहाँ पर एकदम बैरन एरिया होता है, यहाँ पे छोटी छोटी बुशेज उगती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इस तरह के एरिया को हम अल्पाइन एरिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल बेसिस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। वैसे हम ये ऑलमोस्ट क्लासिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में। जो चैंपियन और सेठ, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1968 में फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया। वैसे तो फॉरेस्ट को बहुत से लोगों ने क्लासिफाई किया, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था इंडिया में। लेकिन चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण चलता है, तो इसको हम देख लेते हैं, और ये पूछा भी जाता है। तो इसने अब सबसे पहले तो फॉरेस्ट ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, जैसे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन स्क्रब। जैसे कि देखो, इसको झाड़ियां कहते हैं, स्क्रब। वहां पे पेड़ वेड़ तो उग नहीं पाते, वन वन की तो बात ही नहीं होती, इसलिए फॉरेस्ट नहीं कहेंगे, स्क्रब कहेंगे इसे। तो इस और हर किसी का अपना, ये वर्षा के ऊपर होता है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है कि सेमी एवरग्रीन है, मॉइस्ट डेसिडियस यानी कि पर्णपाती है। ठंड में ये लोग पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को सूखने से बचाना होता है। यदि अगर वो पत्तियां नहीं गिराएंगे तो उनका जो वाटर का लॉस है वो होता चला जाएगा। और जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में शुष्क ठंडी पड़ती है, यानी कि ड्राई विंटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और लिटोरल और स्वैम्प एरिया यानी दलदली वाला क्षेत्र। वहीं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं। और माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ
हिल फॉरेस्ट यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें जो पत्तियां होंगी वो काफी चौड़ी होंगी। और ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट यानी कि पत्तियां नुकीली हो गई होंगी। इन सब का कारण हम देखेंगे कि किस एरिया की पत्तियां किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। और देखिए इस दुनिया में नेचर ने सबको कोई ना कोई तरीका दिया है कि वो किसी तरह से अपने आप को जिंदा रख सके। तो हर कोई अपने आप को मॉडिफाई करता है, यही एडेप्टेशन का नियम है जो हमें भी सीखना चाहिए। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहीं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब के बारे में इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। यदि आप देखें तो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा फॉरेस्ट है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब है या ड्राई अल्पाइन स्क्रब है। जैसे कि अभी फिल्म आई थी पुष्पा, उसमें जो सेंटेलम एल्बम यानी कि चंदन की तस्करी दिखाई गई थी, तो वो आप कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट था या ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट था। तो ये हम देखेंगे जैसे जैसे फॉरेस्ट्री का कोर्स आपका आगे बढ़ेगा। तो आइए हम और क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर हम एज के बेसिस पे फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो एक होता है इवन एज या रेगुलर फॉरेस्ट, एक होता है अनइवन एज या इरेगुलर फॉरेस्ट। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी आप कोई पेड़ बीज लगाते हैं तो उसमें से पेड़ निकल के आता है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि वो 1 साल में कितना बड़ा हुआ, 2 साल में कितना बड़ा हुआ, और अपनी फाइनल मैच्योर एज में वो कितना बड़ा हुआ, यानी कि कितनी उसकी हाइट बढ़ी, कितना उसका वॉल्यूम बढ़ा। तो जब हम अनइवन एज फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें कोई भी कभी भी उग चुका है, मतलब ये एक नेचुरल फॉरेस्ट का एग्जांपल होता है। इसमें सब लोग, जैसे कि कोई अभी शुरुआत कर रहा है, कोई अपनी मैच्योर एज में पहुंचने वाला है, कोई पहुंच चुका है, तो ये होता है अनइवन एज फॉरेस्ट। वहीं अगर हम यहाँ पे हमने टू एज फॉरेस्ट लिया हुआ है जिसमें कि 2 एज दिखाई गई है, जैसे कि ये सारे लोग एक समय पे लगाए गए होंगे और अभी इन लोगों ने एक ही एज को अटेन कर लिया है, यानी कि वो उस उम्र तक पहुंच गए। वहीं ये वाले जो ट्रीज हैं ये एक समय पे लगाए गए थे, तभी इन लोगों की हाइट एक लगभग एक साथ आई है, तो इसे कहेंगे हम इवन एज फॉरेस्ट या रेगुलर फॉरेस्ट, क्योंकि एक रेगुलरिटी दिखाई दे रही है इनके उसमें। अब हम लीगल बेसिस पे बात करें तो लीगैलिटी मतलब कि हमारे देश की सरकार या वर्ल्ड किस तरह से उस फॉरेस्ट को लीगैलिटी देता है कि ये किस तरह का फॉरेस्ट है। तो इसमें क्लासिफिकेशन आता है रिजर्व फॉरेस्ट जो कि रिजर्व होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसे संरक्षित किया गया होता है, विलेज फॉरेस्ट विलेज का फॉरेस्ट होगा, अनक्लास यानी कि अभी उसे किसी क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया है लेकिन है वो किसी का फॉरेस्ट, मतलब सरकार का लैंड है। वहीं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये सब 2004 में जोड़े गए हैं, मतलब जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का, तो उसमें इन दोनों को जोड़ा गया था, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। तो आइए देखते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज का ये एग्जांपल्स हैं जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो कम्युनिटी रिजर्व है, लालवन कम्युनिटी रिजर्व इन पंजाब, तो इस तरह से ऐसे बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये हमारी कम्युनिटी का रिजर्व है। तो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो है अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो इस तरह के फॉरेस्ट को रिजर्व कहते हैं, यानी कि ये इस पे या तो गवर्नमेंट का या तो प्राइवेट इंडिविजुअल का हक होगा, इस पे कोई और अपना दावा नहीं कर सकता। वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होगा फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे चंदन के फॉरेस्ट हैं या चंदन के वन है, वो इतने प्रोटेक्टेड एरिया होंगे, वहां पे आप कभी मतलब परमिशन के बिना ना उधर जा सकेंगे, ना वहां पे किसी पेड़ या किसी पत्ती को काट कर अपने घर ला सकेंगे। वैसे ही अनक्लास्ड फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, यानी कि इसे रोका गया है कि ये किसी तरह का डिप्लीट ना हो, लेकिन अभी क्लासिफाई नहीं किया है किसी इसके अंदर, इसे कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो जैसे कि दोस्तों ये मैंने रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में जो क्लासिफिकेशन बताया था, ये जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग उसमें ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें जिसके चैप्टर 2 में रिजर्व फॉरेस्ट,
चैप्टर 3 में विलेज फॉरेस्ट और चैप्टर 4 में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए तो हम और क्लासिफाई करते हैं फॉरेस्ट को, जिसमें ऑन रीजेनरेशन बेसिस, जिसमें हाई फॉरेस्ट हम देखेंगे और कोपाइस फॉरेस्ट देखेंगे। हाई फॉरेस्ट वो होता है जो अपनी एक मैच्योर लेवल को अटेन कर चुका है, और वहीं कोपाइस फॉरेस्ट जो होता है, मानिए कि आपने पहले पेड़ था, उसे आपने बीच से काटा, एक स्टंप बनाया, कुछ समय बाद उस सिस्टम में ग्रोथ आ गई, और फिर ये ग्रोथ बड़े होते होते एक नए तरीके से आपने उस फॉरेस्ट को मॉडिफाई, उस ट्री को मॉडिफाई कर दिया ताकि वो आपकी डिजायर्ड आउटपुट को दे सके। तो वही ऑन ग्रोइंग स्टॉक बेसिस, बेसिकली दोस्तों हम फॉरेस्ट को क्यों यूज करते हैं, जैसा कि अंग्रेज थे 1927 में उन्होंने एक्ट बनाया, तो उन्हें उनका सिर्फ बेसिक यही पर्पस था कि वो कैसे भी करके ये फॉरेस्ट को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें, इसका टिम्बर लें, रेलवे ट्रैक बिछाएं और फर्नीचर बनाए और उसको बेच के पैसा कमाए। तो आज भी हम मोर और लेस फॉरेस्ट को इसीलिए ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसका टिम्बर यूज कर सके, क्योंकि टिम्बर इंडस्ट्री हम जैसे कि जानते हैं कि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। चाहे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी चले जाए, टिम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इसकी डिमांड रहती है हमेशा। तो ग्रोइंग स्टॉक जो होता है ये टिम्बर को दिखाता है कि आपका जो फॉरेस्ट है, या तो आपने लगाया हो या नेचुरल हो, उस फॉरेस्ट से आपको क्या यूटिलाइज मिलेगा, आपको रिसोर्स। तो नॉर्मल फॉरेस्ट जो होगा उसके उसे 3 कंडीशन होगी, जिससे हम उसे कह देंगे कि ये एक नॉर्मल फॉरेस्ट है। नॉर्मल फॉरेस्ट के लिए नॉर्मल सीरीज ऑफ एज और क्लासेस या एज ग्रेडेशन, यानी कि उसकी जो उम्र होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पुरानी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा नई होनी चाहिए। वहीं उसका इंक्रीमेंट है, यानी कि जब जो ट्री बड़ा हो रहा है वो एक नॉर्मल हाइट अटेन कर पा रहा है कि नहीं, कोई एक छोटी हाइट पे तो नहीं रुक जा रहा है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसका नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक होना चाहिए, यानी कि जो टिम्बर का वॉल्यूम है वो आपको जितना डिजायर्ड है उतना मोटाई मोटाई उसकी मिलनी चाहिए। तो ये होगा ग्रोइंग स्टॉक बेसिस पे। वहीं एबनॉर्मल फॉरेस्ट क्या होगा, वही जो जो ओवर स्टॉक हो गया हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा, या अंडर स्टॉक हो गया हो, यानी कि जरूरत से कम, जो नॉर्मल ग्रो नहीं कर रहा हो, जिसकी एज क्लास और एज ग्रेडेशन उसका सही ना हो, मतलब कुछ ज्यादा हो तो कुछ कम हो, वही एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, वही एबनॉर्मल इंक्रीमेंट हो, तो इन ऐसे में हम उसे एबनॉर्मल फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। या फिर अब हम नया क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑनरशिप बेसिस पे, यानी कि उस फॉरेस्ट का ओनर कौन है। यदि गवर्नमेंट है तो उसे गवर्नमेंट ओन्ड कह देंगे, कोई कम्युनिटी है, जैसे कि आप पंजाब का एक एग्जांपल देखते हैं लालवन कम्युनिटी फॉरेस्ट, तो वहां पे लालवन कम्युनिटी ही उस फॉरेस्ट को बनाए रखी हुई है, तो उसे कम्युनल फॉरेस्ट या कम्युनिटी रिजर्व भी कह देते हैं। फिर आता है प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि जैसे कि मैं मेरा बहुत बड़ा लैंड है, उसमें फॉरेस्ट नेचुरली है, तो मैं उसकी ओनर हूँ, तो वो हो जाएगा प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि उसका जो ओनर है वो एक प्राइवेट पर्सन है। वही पंचायत फॉरेस्ट, जैसे कि विलेजेस हैं, विलेज पंचायत है, उनके अराउंड भी उनके जो लैंड होती है उस पे जो भी फॉरेस्ट होता है उसे पंचायत फॉरेस्ट कहते हैं। तो और फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 की, या नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट आया था 1976 का, इसमें भी फॉरेस्ट को अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया था, जिसमें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट या ट्री लैंड, ऐसे उसको डिवाइड कर दिया गया था। इसे हम डिटेल में करेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन यूनिट 4 में, अभी हम इसका सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो वही नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट, इस तरह से इसे डिवाइड किया गया था। तो आइए और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि आप जब भी एफआरओ या एसीएफ बनेंगे या आप यूपीएससी पे आईएफओएस का एग्जाम देते हैं, तो डीएफओ बनने वाले हो, तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि आपका रेंज क्या है। तो सबसे पहले होता है स्टेट, यानी कि एमपी। स्टेट के अंदर होता है सर्कल, यानी कि जो जैसे हम एमपी स्टेट में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट के टर्म्स में उसे हम सर्कल में डिवाइड करते हैं। तो जो जैसे कि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो खंडवा सर्कल है फॉरेस्ट, वो सबसे लार्जेस्ट सर्कल है। इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं और 63 डिवीजन है। 16 फॉरेस्ट सर्कल में जैसे छतरपुर सर्कल हो गया, सागर सर्कल हो गया, जैसे अभी मैंने बताया खंडवा सर्कल हो गया, ये सर्कल है। वहीं डिवीजन की बात करेंगे तो जैसे आप सागर डिवीजन लेते हैं तो सागर में दमोह डिवीजन आ जाएगा, नॉर्थ सागर आ जाएगा,
साउथ सागर आ जाएगा। ऐसे 63 डिवीजन है एमपी में। फिर उसको और फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो सब डिवीजन आ जाएगा। उसके बाद डिपो या रेंज ऑफिस बोल सकते हैं। डिपो यानी कि जनरली क्या होता है कि जब भी फॉरेस्ट एक बड़ा लैंड होता है तो उसको छोटा एरिया होता है जहाँ पे कुछ टेंट वेंट लगा दिए जाते हैं, जो भी टिम्बर रहता है वहां लाके थोड़े देर के लिए रख लेते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से ये डिपो बन जाता है। एक बड़े फॉरेस्ट लैंड में एक ऐसा एरिया जहाँ पे सब आकर अपना रिसोर्स को रखेंगे या फॉरेस्ट का कोई ऑफिस बना देंगे, तो इसे डिपो कहते हैं। एक छोटा मतलब अस्थाई टाइप का टेम्पररी एरिया होता है। वहीं कपल या बीटी सबसे छोटा फॉरेस्ट लैंड होता है, जिसका शायद फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उसके हेड होते हैं या वो उधर पे रहते हैं। तो एक बड़े फॉरेस्ट लैंड को सब डिवीजन में, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, डिपो और फिर लास्ट जो होता है कपल या बीट पे। तो ओके दोस्तों, आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे आपके लिए पूरा कोर्स इसको बना सके। और आप पसंद करेंगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।